नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किस तरह से नेशनलिज्म हुआ। लेकिन इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली हम आफ्टर द 1914 के बाद किस तरह से चेंज हुए पॉलिटिकल, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस इस चैप्टर के अंदर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि मूवमेंट्स के बारे में तो है, लेकिन उस मूवमेंट के अंदर किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किन क्लास और ग्रुप्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्यों पार्टिसिपेट किया, उनके आउटकम क्या है, उनके ऊपर इफेक्ट क्या हुआ। तो हम बेसिकली बोले तो इस चैप्टर के अंदर मूवमेंट के अंदर डीप में जाके पढ़ेंगे। पिछले लोअर क्लास की तरह हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, मूवमेंट स्टार्ट हुई, खत्म हुई, कौन लीडर थे, वैसे नहीं। डीप में हम इस चैप्टर के अंदर सभी मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। तो अभी हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर दो इंट्रो है, एक है यूरोप वाला और दूसरा है अपना इंडिया वाला। तो यूरोप वाला जो इंट्रो है वो इस तरह से समझ लीजिए कि हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका कंक्लूजन है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। तो याद कीजिए, पहले यूरोप के अंदर किसी तरह से नेशन नहीं थे, जिस तरह से आज नेशन है यूरोप के अंदर नहीं थे। तब यूरोप था पूरा वो ड्यूटीज, मोनार्चीज और किंगडम में बटा हुआ था, तभी कोई नेशन नहीं थे। जैसे जैसे वहां पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, तो क्या होने लगे, नए नए नेशन के फॉर्मेशन होने लगे। जर्मनी बना, इटली बना, ग्रीस बना, उस तरह से नए नए नेशन वहां पे बनते गए। चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग who they were, what defined their identity and sense of belonging। तो लोगों के अंदर अब चेंज आने लगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी अब चेंज होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो नेशन का हिस्सा बनने लगे। उनकी आइडेंटिटी क्या हो गई, जो नेशन की आइडेंटिटी थी वही हो गई। तो एक सिंपल सा अगर एग्जांपल से समझाऊं कि आज़ादी से पहले हमारे देश के अंदर ही सब अलग अलग थे। कोई बोलता था मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, मराठी हूँ और तमिल हूँ। लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हम सब क्या हो गए, इंडियन हो गए। हमारी एक रीजनल आइडेंटिटी रही, पर हमारी मेन आइडेंटिटी क्या हो गई, इंडियन हो गई। पहले क्या थी, पहली मेन आइडेंटिटी शायद पंजाबी थी, किसी के लिए गुजराती थी, किसी के लिए महाराष्ट्र थी, किसी के लिए तमिल थी। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हो गई, सबकी आइडेंटिटी इंडियन, हम भारतीय वही हो गई। तो यहाँ पर भी वही हुआ यूरोप के अंदर। जैसे जैसे नए नए नेशन फॉर्मेशन होते गए, तो उस नेशन के साथ जो लोग जुड़े, जो उस नेशन का पार्ट बन गए, वही उन लोगों के लिए आइडेंटिटी हो गई और वही वो लोग बन गए। एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिस नेशन का पार्ट हो, अब उनके साथ ही अब भाईचारा अपने आप आने लगा। शायद पहले अलग थे, भाई तुम इस किंगडम से हो या यहाँ से हो, हम तुम्हें या इस रीजन से, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी एक नेशन का ही पार्ट हो गए सभी लोग। तो जब नेशन का ही पार्ट हो गए, तो सबके अंदर क्या, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अगर दूसरे एक सिंपल वर्ड में बोलो तो ब्रदरहुड आने लगा सबके अंदर, भाईचारा बनने लगा सभी पॉपुलेशन के अंदर। तो उस तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग आने लगी। न्यू सिंबल्स, आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स। अब न्यू सिंबल्स आए वहां पर। न्यू सिंबल्स यानी कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर वहां पर अमेरिकन लोग, फ्रांस वाले सब होमेज देते जा रहे थे। आइकॉन्स एंड न्यू सॉन्ग। न्यू सॉन्ग की बात करें तो मार्शलिस्ट सॉन्ग याद कीजिए, वो तो पहले एक सॉन्ग ही था, लेकिन बाद में इतना पॉपुलर हुआ कि फ्रांस ने उसको अपना नेशनल एंथम बना लिया। एंड आइडिया फोर्ज न्यू लिंक्स। अब जो आइडियाज थे उन्होंने क्या फोर्ज किया, न्यू लिंक्स बनाए। तो न्यू सिंबल्स, आइकॉन और सॉन्ग एक तरह के तो आइडियाज थे। बाद में उन लोगों ने क्या किया, उनको इम्प्लीमेंट किया। कि किसी के दिमाग में आया कि हमें एक नया सॉन्ग लिखना है अपने देश के लिए, तो आइडिया ही था, लेकिन बाद में उन्होंने सॉन्ग लिखा तो सॉन्ग बना। जैसे सभी राष्ट्रगीत बने, तो पहले वो सॉन्ग ही थे। मोस्ट ऑफ देश के जो गीत नेशनल एंथम थे वो कहीं ना कहीं तो पहले गीत ही थे, लेकिन आज़ादी के बाद उनको नेशनल एंथम मिला, उसके लिए से बोलते हैं राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। तो नए नए सॉन्ग, सिंबल्स और आइकॉन से लोग क्या एक दूसरे का जुड़ने लगे। वो भी कैसे, नेशनल एंथम का एग्जाम्पल लेते कि नेशनल एंथम सब साथ मिलकर गाते। कोई भी रिलीजन का हो, हमारे देश की बात करें, कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी स्टेट का हो, कोई भी हो, सभी लोग साथ मिलकर राष्ट्रगीत गाते। तो वो क्या हमें एक बनाते हैं कि वी आर इक्वल, हम सब एक ही हैं। तो उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर नई लिंक्स बनने लगी। एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी। अब रीडिफाइंड क्यों,
कि अभी अब नेशन का हिस्सा हो गए हो तो बाकी सब लोग के साथ भी आपको रहना है, तो पहले के साथ उस तरह से नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या किया, रीडिफाइन किया कि इस तरह से बाउंड्री को हम बनाते हैं अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए कि हम बाकी सब लोगों के साथ मिलजुल के रह सके, वो भी हमारे साथ मिलजुल के रह सके। इस हिसाब से उन्होंने अपनी कम्युनिटीज की जो बाउंड्रीज थी उसको क्या किया, रीडिफाइन किया कि थोड़ा मॉडर्न किया कि बाकी सभी लोगों के साथ भी हम रह सके। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? तो भाई ये कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना थी वो इंडियन के अंदर कैसे आई, तो इसके बारे में इंडिया का इंट्रो उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, और बाकी का जो चैप्टर है उसके अंदर इस लाइन का आपको जवाब मिल जाएगा कि हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। हाय, अभी हम पढ़ने जाने वाले सेकंड इंट्रो जो हमारे देश के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो पहले समझते एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है। हम क्या थे, ब्रिटिशर की कॉलोनी, जो भी कॉलोनीज थी उसके अंदर कोई भी मूवमेंट हो जो उनको बोले कि आप हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, हमें इंडिपेंडेंस दे दो, तो क्या हुई, जो कॉलोनीज को हटाने के लिए मूवमेंट हुई उसको बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जिस तरह से बढ़ते गए उसी तरह से नेशनलिज्म बढ़ता गया। कैसे सर? एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का एग्जांपल देता हूं कि दांडी मार्च हुई। दांडी मार्च हुई तो उसके अंदर सभी लोगों ने, काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। गांधी जी जो भी बीच में गांव आते थे मूवमेंट, यानी कि अहमदाबाद से जब दांडी गांव तरफ जा रहे थे, बीच में जो भी गांव आ रहे थे वहां पे ठहरते थे, रात को बातचीत करते थे सभी लोगों के साथ, तो लोग भी अब उसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। वो थी एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जैसे जैसे लोग उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे तो लोगों के अंदर भी फीलिंग आने लगी कि हमें भी हमारा देश आज़ाद चाहिए, हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना है, तो नेशनलिज्म की भावना बढ़ती गई। समझ गए? अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इस तरह से पूरे देश के अंदर हो रही। दांडी मार्च हुई, और भी काफी सारे चैप्टर के अंदर आगे आएगा, और भी मूवमेंट्स होते गए, तो सभी लोग क्या होते गए, जुड़ते गए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर। जैसे जैसे लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर जुड़ने लगे तो लोगों के अंदर फीलिंग भी आने लगी क्या, नेशनलिज्म की। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट और नेशनलिज्म क्या है, इंटीमेटली कनेक्टेड, एकदम गाढ़ से कनेक्टेड है। जितनी तेजी से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होगी, ग्रोथ होगा, उतना ही ग्रोथ और उतना ही तेजी लोगों के अंदर क्या, नेशनलिज्म की फीलिंग की आएगी। डिस्कवरी देयर यूनिटी in the process of their struggle with colonialism। अब लोगों ने क्या, डिस्कवरी मिली, खोज हुई, किसकी, यूनिटी, लोग एक हुए। किस तरह से? दांडी मार्च का एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर पूरे भारत से लोग आए, न्यूज़ में बात गई, सबको पता चला, तो जो मूवमेंट के अंदर लोग जुड़े तो समझ लिया सब डिफरेंट ग्रुप और क्लास के थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे, और बाकी सारे रिलीजन के भी। कोई भी मूवमेंट के अंदर सभी लोग थे। फिर क्लास के, कोई फार्मर था, कोई बिजनेसमैन था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वाला था, रिच पुअर, और सभी लोग थे उसके अंदर। तो अब सभी लोग क्या करेंगे मूवमेंट के अंदर, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे कि मुझे भी इस तरह की तकलीफ है, मुझे भी इस तरह से। अब फार्मर बोलेगा, भाई जो भी मेरी पाक होती है उसके मुझे कुछ पैसे ही नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते, मैं क्या करूं। बिजनेसमैन बोलेगा, मुझे टू मच रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता है, तो कोई प्रॉफिट बचता ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला बोलेगा, यार क्या करूं, 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 15 घंटे काम कराते। तो सबके स्ट्रगल थी, सबको जब स्ट्रगल थी, एक दूसरे को बातचीत की, तो सबने लगा कि यार हम सब पीड़ित थे। तो लोगों के अंदर क्या यूनिटी आने लगी कि अब हम सबको मिलके ब्रिटिशर को हटाना। तो स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट की, तो लोगों ने क्या, एक डिस्कवरी की, यूनिटी की कि हम सब तो एक ही है, हम सब पीड़ित है, तो अब हम सब एक ही है। तो यूनिटी होने लगी लोगों के अंदर। ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। अब उन्हीं दिन का एग्जाम्पल लीजिए, फार्मर, बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तीनों के लिए स्ट्रगल अलग अलग थी। फार्मर के लिए क्या था कि कुछ पैसे नहीं मिल रहे क्रॉप्स के लिए, जो हो गए उनके कुछ दाम नहीं मिल रहे। बिजनेसमैन के लिए टू मच रेवेन्यू था,
कि प्रॉफिट ने एडमिनिस्ट्रेटिव वाला था, उन लोगों को कि कितना घंटे काम करना वही फिक्स नहीं, पगार कुछ इतनी मिलती नहीं है। तो सबने अपना क्या इफेक्ट थी कॉलोनियलिज्म की सबके लिए डिफरेंट थी। देयर एक्सपीरियंस वेर वेरिड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम नॉट ऑलवेज सेम। तो जिस तरह से उनका इफेक्ट अलग थी तो एक्सपीरियंस भी अलग ही होगा। अब नोशन ऑफ फ्रीडम, सबके लिए आज़ादी का मतलब एक नहीं था और एक आज़ादी थी भी नहीं। इसके अंदर आगे आएगा प्लांटेशन वर्कर, डीप में पढ़ेंगे। अभी प्लांटेशन वर्कर के बारे में थोड़ा बता दो। तो ऐसा लो था कि प्लांटेशन वर्कर प्लांट छोड़ के, जो प्लांटेशन की फील्ड है वो छोड़ के नहीं जा सकते, उनको वहीं पे रहना है। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो प्लांटेशन फील्ड को छोड़कर अपने घर जा सके। बट नाउ थिंक मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग के लिए क्या था? उनके लिए था फ्रीडम का मतलब कि सेपरेट नेशन चाहिए। भारत तो है, उनको क्या पाकिस्तान चाहिए, ईस्ट और पाकिस्तान चाहिए। तो उनके लिए फ्रीडम मीन्स कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। वो भी पार्टिसिपेट तो कर ही रहे थे मूवमेंट्स के अंदर, लेकिन उनके लिए क्या था? नोशन ऑफ फ्रीडम नॉट सेम, कि हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, हमें हमारा एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो उसी तरह से जो लोग थे, पीपल्स थे, उनके लिए क्या फ्रीडम का जो नोशन था सबके लिए सेम नहीं था। कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। जब गांधी जी कांग्रेस के लीडर बने तो उन्होंने क्या किया, और इस चैप्टर में आगे आएगा, गांधी जी ने किया कि सभी क्लास और सभी ग्रुप्स के लोगों को मूवमेंट्स के अंदर जोड़ने की ट्राई की कि हम सब एक तो है। गांधी जी का तो वही विजन था कि हम सब एक ही है, कोई उच्च नीच है ही नहीं, हम सब एक ही है। गांधी जी का वही विजन था। तो गांधी जी ने क्या ट्राई की कि जितने भी क्लास और ग्रुप्स के लोग थे वो एक हो जाए, और एक होके हम सभी मूवमेंट्स के अंदर भाग ले, पार्टिसिपेट करें और अपने देश को क्या दे, हम इंडिपेंडेंस दे, हम आज़ाद बने। वही गांधी जी की एक इच्छा थी और वही विचार से वो अपने मूवमेंट्स को आगे लेकर गए। थैंक यू।